हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। आज हम लोग एसएससी सीजीएल की इंग्लिश के प्रीवियस पेपर में डिस्कशन नंबर 9 करने जा रहे हैं। इसके पहले 8 सेट हम लोग लगा चुके हैं। 8 सेट में आपका 14 जुलाई और 17 जुलाई के 4 पेपर हो गए। आज का जो सेशन है वो है 18 जुलाई का। ये हो गया था हुआ था 2023 में, अभी 2-3 महीने पहले की बात है। ये 18 जुलाई का शिफ्ट 1 का पेपर है। इसके बाद शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 फिर 19 जुलाई में आ जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, दोपहर में ही हो गई थी। और आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है, आप उस लिंक के जरिए वहाँ जा सकते हैं। पेपर सॉल्व करने के बाद ही इसको शुरू करिएगा, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन। और आपके डिस्कशन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन। तो देखो, इसमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है? तो लिखा है द मॉल रोड ऑफ आवर सिटी इज ऑलवेज टीमिंग विद स्ट्रीट वेंडर्स। टीमिंग, तो ये टीमिंग एकदम से सही है। TEEMING, टीमिंग का मतलब क्या होता है? हमेशा फुल ऑफ, ठीक है, से खचाखच भरा हुआ। इसी टीमिंग को देख लो, यहाँ टीमिंग में TEY लिखा हुआ है, गलत होगा। TY गलत होगा। TII गलत होगा। टीमिंग विद क्या होता है? TEEM होता है। और टीम विद का मतलब होता है फुल ऑफ, से खचाखच भरा होना। तो पहला वाला ही ऑप्शन है जिसमें टीमिंग की स्पेलिंग एकदम करेक्ट लगी हुई है, बाकी सारे में गलत है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, खाली जगह भरने के लिए है। सेंटेंस पढ़ के देखो, लिखा है दे सा द ब्यूटीफुल डैश ऑफ द गॉड्स इन द टेम्पल। तो हम लोग टेम्पल में क्या देखते हैं? देखो, टेम्पल मंदिर होते हैं, टेम्पल में हम गॉड की क्या देखते हैं? सुंदर सुंदर। तो हम वहाँ पे उनकी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं देखते हैं। क्या देखते हैं? उनकी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं। प्रतिमाओं की 2 अंग्रेजी होती है, एक स्टैचू होती है और एक आइडल होती है, IDOL। तो ये स्टैचू क्या होती है? जो हम महापुरुषों की लगाते हैं, चौराहे वराहे पे लगा देते हैं, सम्मान के लिए लगाते हैं, खूबसूरती के लिए। कुछ लोग अपने ड्राइंग रूम में लगाए रहते हैं तो सुंदरता के लिए लगाते हैं, वो स्टैचू है। वही स्टैचू अगर उसके सामने हम धूप बत्ती जला लेने लगे, अगरबत्ती जला लेने लगे, उससे हम पूजा करने लगे उसकी, तो वो क्या हो जाता है? आइडल। तो आइडल में जो मूर्ति होती है हम उसकी पूजा करते हैं। तो मंदिरों में क्या होती है? मेरी देवताओं की, देवी देवताओं की आइडल्स होती हैं। चौथे नंबर पे आएगा आइडल। जो पहला वाला आइडल है, मीनिंग जानना चाहो तो जान लो। ये आइडल्स का मतलब क्या होता है? लेजी, काहिल, आलसी टाइप का आदमी होता है। और ये आइडियल क्या होता है? ये आइडियल होता है बहुत ही आदर्श व्यक्ति होता है जिसमें सारे गुण पाए जाते हैं। ये आइडल्स क्या है? ये होता नहीं है, ये आइडल्स होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, तो दूसरा वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं? आपको बताना है एंटोनिम किसका, इसका एंटोनिम बताना है। इलोक्वेंट, ठीक है ना। तो एक वर्ड है लोक, LOQUE, ग्रीक भाषा का रूट वर्ड होता है। लोक का मतलब क्या होता है? स्पीक, बोलना। ठीक है, अब जब इसमें इलो लगा दोगे तो इसका मतलब होता है बहुत अच्छा सा, बहुत ही कुशल, बहुत बढ़िया बोलने वाला। इलोक्वेंट का मतलब होता है जो वाक्पटु होता है। वाक्पटु समझ रहे हैं? बोलने की कला में माहिर, भाषण देने की कला में माहिर, वो हर सब चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। इलोक्वेंट होता है बहुत कुशल, बहुत अच्छा वक्ता, अ गुड स्पीकर मान लो। क्रूशियल का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। हम्बल विनम्र होता है, मॉडेस्ट विनम्र होता है। ये दोनों एक दूसरे के साइनोनिम हुए, हम्बल और मॉडेस्ट। तो कोई मतलब नहीं रहा यहाँ, तो कोई लेना देना नहीं है। तो इलोक्वेंट क्या होता है? ये बहुत बोलने में बहुत सक्षम होता है ना, तो ये सक्षम के लिए आ गया। और इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है? अक्षम होता है, जिसके अंदर कोई कार्य करने की क्षमता नहीं होती, इम्पोर्टेंट कहते हैं, अयोग्य कहते हैं। और इलोक्वेंट क्या होता है? ये काम में है, ये मतलब बोलने की कला में माहिर होता है, सक्षम होता है।
ठीक है। हालांकि ये बोलने से रिलेटेड है और जो इम्पोर्टेंट है वो किसी भी काम में हो सकता है, तो बोलने वाला काम भी आ गया। जिसको बोलने का काम नहीं आता वो भी इम्पोर्टेंट हर काम में, किसी की भी काम के लिए कह सकते हो। इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन हो सकता है, इम्पोर्टेंट फॉर क्रिकेट, इम्पोर्टेंट फॉर कबड्डी, इम्पोर्टेंट फॉर मतलब ड्राइविंग, जो भी जिस भी काम को करने में अक्षम हो। तो एक तरह से एग्जैक्ट साइनोनिम तो नहीं है वो, लेकिन अगर देखा जाए तो इलोक्वेंट काम करने में सक्षम है और इम्पोर्टेंट काम करने में सक्षम नहीं है, तो हम इसको इसका एंटोनिम मान सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में हमें कोई रिलेशन ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखें 4 में क्या कह रहे हैं, एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, रेवेज्ड। लास्ट वीक रेन रेवेज्ड द होल सिटी। और बताना क्या है इसको, इसकी जगह पर जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है उसकी जगह पर 2 वर्ड लगा सकते हो। अगर ये गलत है तो इसकी जगह पर सही वर्ड लगाओ, और अगर ये सही है तो इसका साइनोनिम यूज करो। 2 चीज़ें होती हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं जब अंडरलाइन पार्ट को। तो यहाँ पे वो गलत तो हमको लग नहीं रहा है, सेंटेंस जो यूज हुआ है वो अपनी जगह पर सही है। लास्ट वीक रेन मतलब पिछले सप्ताह की जो बारिश हुई थी, उस बारिश ने होल सिटी को, पूरे शहर को क्या कर दिया, रेवेज कर दिया। रेवेज करने का मतलब क्या हुआ, रूइन कर दिया, बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है ना, तो ये होता है, तो पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। अब उस रूइन को यही रेवेज्ड की जगह आप क्या लगा सकते हो, रूइन लगा सकते हो। तो समझ गए ना क्या होगा। बाकी जो वर्ड है उनकी मीनिंग आप जानना चाहते हो तो जान लो, ये आपका हक है। ये रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, रेसिडेंट का मतलब होता है हम किसी चीज़ को कैंसिल कर देते हैं। आज ये रेसिडेंट दिया हुआ है, हो सकता है कल क्वेश्चन पूछ ले। रेसिडेंट मतलब कैंसिल्ड, जिसको वापस कर दिया गया हो। रिट्रैक्टेड मतलब क्या होता है, बैकफुट पे आना, पीछे हटना। जैसे आप आगे बढ़ गए हैं तो उसी को कदम पीछे हटाते हैं तो पीछे हटना हो जाता है। रीअफर्म, रीअफर्म का मतलब क्या होता है, एकदम से कंफर्म कर दिया, अप्रूव कर दिया। रीअफर्म, अफर्म का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर देना, हाँ कर देना। रीअफर्म मतलब फिर से कर देना। मतलब क्या हुआ कि एकदम से कंफर्म हो गया, या आप कह सकते हो एकदम से अप्रूव्ड हो गया है, इसमें कोई दो राय अब नहीं रही। तो आपका आंसर कौन सा था, रूइंड था, बर्बाद कर दिया। बारिश शहर को बर्बाद ही न करेगी। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, जरा क्वेश्चन नंबर 5 में देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में साइनोनिम बताना है किसका, ये अंडरलाइन किया हुआ है। आई ऑलवेज एंजॉय द कंपनी ऑफ रेस्पेक्टफुल टीचर्स। मैं हमेशा रेस्पेक्टफुल टीचर्स की कंपनी को एंजॉय करता हूँ। तो रेस्पेक्टफुल टीचर के लिए यहाँ क्या लगेगा, साइनोनिम लगाना है। डिरोगेटरी का मतलब क्या हुआ, इंसल्टिंग, अपमानजनक, तो ये तो लगेगा नहीं। रिस्पेक्टफुल का अपमानजनक तो नहीं लगेगा, ये तो एंटोनीम हो जाएगा अगर ये लगाते हैं तो। एडमायरिंग का मतलब क्या होता है, प्रशंसात्मक। एडमायरिंग का मतलब क्या हुआ, प्रशंसा करने वाला हो जाएगा। और ड्यूटीफुल का मतलब क्या हुआ, जिम्मेदार हो जाएगा। तो आई ऑलवेज एंजॉय द कंपनी ऑफ रेस्पेक्टफुल टीचर। तो एडमायरिंग टीचर की कंपनी एंजॉय करोगे। एडमायरिंग टीचर का मतलब जो दूसरों की प्रशंसा करता है, उसमें आपको क्या एंजॉय मिलेगा। इससे अच्छा क्या होगा, ड्यूटीफुल। ड्यूटीफुल का मतलब क्या होगा, कर्तव्य परायण। ऐसे टीचर जो अपने कर्तव्य में परायण हैं, जो अपने कर्तव्य का, अपनी ड्यूटी का बखूबी पालन करते हैं। तो टीचर की यहाँ पर जो सेंस आ रहा है, यहाँ पे जो इसका मतलब होगा रिस्पेक्टफुल का, वो रिस्पेक्टफुल एडमायरिंग में नहीं जा रहा, ये तो एकदम से अपोजिट हो जा रहा है। ड्यूटीफुल में ज़्यादा सूटेबल है, जो अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार हैं वो रिस्पेक्टफुल टीचर हो जाएंगे। चौथा इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है ढीठ। ये ढा हो गया, ये ठा हो गया। ढीठ मतलब क्या हुआ, जो किसी की बात नहीं मानता। तो ये दोनों तो निगेटिव वर्ड हो गए, ये लगाना ही नहीं है। 2 वर्ड थे, एडमायरिंग टीचर या ड्यूटीफुल टीचर। तो रिस्पेक्टफुल में एडमायरिंग से कहीं ज़्यादा सूटेबल कौन सा होगा, ड्यूटीफुल, तो आप तीसरा वाला लगा लो। ठीक है ना। ध्यान देना कि टीचर तो एडमायरिंग हो सकता है, लेकिन आई एंजॉय द कंपनी, मैं उस टीचर का साथ बहुत एंजॉय करता हूँ, तब एडमायरिंग नहीं लग पाएगा, तब ड्यूटीफुल लग जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ बेटा लोग। तो 6 में क्या कहना है, एरर बतानी है आपको। ये हटाओ यहाँ से, देखो यहाँ पे लगा, ये स्लैश लगा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और यहाँ नो एरर का ऑप्शन भी दे रहे हैं। तो देखो, साहनी हैड इंटरफियर इन
दिस मैटर। तो हैड लगा हुआ, ये देखो ये हैड लगा हुआ है, तो हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये जो इंटरफियर है वो क्या होना चाहिए? इंटरफेयर्ड होना चाहिए था, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी। तो गलती किस में हो गई? पहले वाले में इंटरफेयर लिखा हुआ है, ठीक। तो ये इंटरफेयर का इंटरफेयर्ड होना चाहिए था, फर्स्ट पार्ट में एरर हो गई। अगला क्वेश्चन आ जाओ, आपका क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? सिनोनिम बताना है किसका? इंट्रीग्यूइंग का। तो इंट्रीग्यूइंग की मीनिंग हमको पहले बताओ क्या होता है, ठीक है। इंट्रीग्यूइंग का मतलब होता है जो बहुत ही आकर्षक हो, दिलचस्प। इंट्रीग्यूइंग, हाँ, इंट्रीग्यूइंग का एक वर्ड ले लो, दिलचस्प। दिलचस्प का मतलब जो होता है दिल पे जो छप जाता है, मतलब अच्छा, कोई बहुत अच्छी चीज़ होगी जो आपके दिल पे छप जाएगी, आपके दिल को अच्छा लगेगी। तो स्टनिंग होगा, ग्लोरीफाइंग होगा, इंटरेस्टिंग होगा। दिलचस्प तो इंटरेस्टिंग हो सकता है। थर्ड वाला आंसर आपका एकदम करेक्ट जा रहा है। स्टनिंग, अब मीनिंग दिखाते हैं आपको, सारी मीनिंग। स्टनिंग का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो आपको चौंका दे, ठीक है। इंट्रीग्यूइंग नहीं होगी वो, जो आपको एकदम से चौंका दे। मतलब स्टनिंग, कोई ऐसी चीज़ आपने देखा, कुछ रिजल्ट देखा जिससे आप शॉक्ड रह गए, हक्का बक्का भौचक्का रह गए। ग्लोरीफाइंग का मतलब क्या होता है? प्रेजिंग, तारीफ करने वाला, प्रशंसात्मक होता है। इंटरेस्टिंग होता है, रुचिकर होगा, दिलचस्प होगा, तो ये इंट्रीग्यूइंग सटीक है। रेविशिंग का मतलब होता है मन मोहित करने वाला। मतलब जैसे कृष्ण की बांसुरी क्या होती थी? गोपियों के मन को मोह लेती थी, तो वो मनमोहक थी बांसुरी, उसको कहते हैं रेविशिंग। जो कान को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जो तो आपको मोह लेता है, उसको कहते हैं मनमोहक, रेविशिंग। आई थिंक आप बात समझ गए होंगे। आगे चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 पर। और क्वेश्चन नंबर 8 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। किसका? एक ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, आ सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट। आ सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट, आप पास्ट की ऐसी मेमोरी, पास्ट की कोई ऐसी घटना याद कर रहे हैं जिसमें आप सेंटिमेंटल हो जाते हैं, भावुक और इमोशनल होते हैं। तो जब हम अतीत को याद करते हैं तो उसको हम कहते हैं नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया फीलिंग। देखो इसमें दो चीज़ होती है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं कहीं पढ़ने के लिए, किसी शहर में नौकरी करने के लिए, तो मम्मी पापा की याद आती है, उसको हम लोग नॉस्टैल्जिया कहते हैं। बचपन याद आता है, ठीक है, अपना घर याद आता है, गांव के दोस्त याद आते हैं, वो नॉस्टैल्जिया होती है। या पास्ट की कोई घटना, जब आप मतलब 9, 10, 11, 12 में थे, कुछ ऐसी घटना घटी हो जो बहुत अच्छा हो, सुखद एक्सपीरियंस हो, तो उसको याद करेंगे तो नॉस्टैल्जिया फीलिंग होती है, ठीक है। बाकी वर्ड जानना चाहते हो तो बताते हैं। यूफोरिया एक वर्ड दिया है। यूफोरिया क्या होता है? उल्लास। उल्लास समझ रहे हैं ना? बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के खुशी होती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनका जिस दिन बर्थडे होता है उस दिन क्या होता है? बड़े खुश होते हैं, बस कब शामों का केक काटें, तो वो उल्लास होता है, उत्साह, उल्लास, खुशी होती है, वो यूफोरिया होती है। हिस्टीरिया एक तरह की बीमारी है जिसमें चक्कर वगैरह आते हैं, न्यूरो की प्रॉब्लम होती है। मैनिया किसी बात को लेकर के आपके अंदर एक सनक हो जाती है, वो काम आप बार बार करेंगे, बहुत ज़्यादा बार करेंगे, ठीक है। तो आंसर कौन सा है इसमें? नॉस्टैल्जिया है। आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कह रहे हैं कि ये पैसिव वॉइस में चेंज करो सेंटेंस को। लिखा ही डज नॉट बाई शर्ट्स, डज नॉट लगा हुआ है। बच्चा लोग जब डज नॉट हम लोग लगाते हैं तो इसको जब पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? इज एम आर हो जाएगा। ये एन दिख रहा होगा, एम हो गया। अच्छा, जब इसमें नाट लगा है तो हम यहाँ भी नाट लगाएंगे, ई एम आर के साथ नाट लगाओगे। नाट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लिखा है, तो बाय को क्या करोगे? बॉट करोगे। तो पहले तो क्या करोगे? ये शर्ट्स पहले चले जाएंगे, शर्ट्स आर होगा। तो पहले तो आप आर ढूंढो, ये ई एम आर ढूंढो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये वर लिखा है, होगा नहीं, ये वर लिखा है, होगा नहीं, दो में आर लिखा है, आर, ठीक है ना, शर्ट्स आर, शर्ट्स आर, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ये देखो, लिखा BOUGST बॉट, यहाँ क्या लिखा है? BROUGST। तो ये जो बाई लिखा है वर, बाई का ब्रॉट नहीं होता, बाई का बॉट होता है, BOUGST होता है, तो ब्रॉट गलत हो जाएगा। अब आपका आंसर कौन सा? सेकेंड वाला एकदम से करेक्ट हुआ। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में, देखें क्या कह रहे हैं। तो आपका ये 10 नंबर का क्वेश्चन वंस मोर फिलर से क्वेश्चन पूछा गया है, और सेंटेंस पढ़ के देखिए आपका यहाँ पे फिलर कौन सा सूटेबल लग सकता है। एज कैटल आर टू हर्ड, जैसे कैटल किसके लिए होते हैं? हर्ड के लिए। मतलब क्या होता है? कैटल का समूह है, कैटल के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। उसी तरह बर्ड्स के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? ये क्या हो गया? ये एनोलॉजी का क्वेश्चन है। वर्ड के समूह को हम लोग कहते हैं फ्लॉक, ठीक है ना। कैटल का झुंड होता है उसको हम लोग हर्ड कहते हैं, और जो पक्षियों का झुंड होता है उसको हम लोग फ्लॉक कहते हैं। और आपका पहला वाला ऑप्शन फ्लॉक है।
पैक क्या होता है? पैक भी झुंड होता है। किसका झुंड होता है? जैसे शिकारी कुत्ते वगैरह का झुंड होता है, भेड़ियों का झुंड होता है। तो पैक ऑफ हाउंड्स होता है, पैक ऑफ उल्फ्स होता है, ये होगा। ये लिटर क्या चीज़ होती है? देखो, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो एक बार में 4-5 बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे कैट है, बिल्ली है, बिल्ली एक बार में 4 से 5-6 बच्चों को जन्म देती है। डॉग है तो डॉग में भी एक साथ में 4-5 बच्चों को पैदा करते हैं। पिग हैं, ये भी एक बार में 4-5 बच्चों को पैदा। तो वही एक बार में जितने बच्चे पैदा हुए होते हैं उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? लिटर कहते हैं, LITTER। स्टिक क्या होता है? स्टिक जो होता है ना, धारी वगैरह होती है ना, धारियाँ, जैसे कहीं दीवार वगैरह पे धारी बनी होती है, ऐसे ऐसे धारियाँ, ऐसे 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 ऐसे, ये इनको स्टिक कहते हैं, धारियाँ होती हैं। ठीक, क्लियर हो गई ना बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 11 देखें क्या कह रहा है। 11 में देखो खाली जगह भरना है। लिखा है ही बिकेम डैश वर्बोस आफ्टर अ फ्यू ड्रिंक्स। वर्बोस मतलब ज़्यादा बोलने लगी। आफ्टर फ्यू ड्रिंक्स, यहाँ देखो लिखा है ना, आखिर कारण यहाँ दिया है। आफ्टर अ फ्यू ड्रिंक्स मतलब 2-3 पैग लगने के बाद वो क्या हो गया? वो वर्बोस हो गया। वर्बोस का मतलब क्या हुआ? वाचाल हो गया। वाचाल मतलब ज़्यादा बोलने लगे। साइनोनिम बताना है तो साइनोनिम टॉकेटिव हो जाएगा। और क्या, पीने के बाद चुप आदमी भी टॉकेटिव हो जाता है, ये तो ऑलरेडी वर्बोस है तो टॉकेटिव हो गया। और वर्ड देखना चाहो तो आई कैन एक्सप्लेन। डिसिसिव का मतलब क्या होता है? निर्णायक। क्या होगा? एकदम जिसके आधार पे हम निर्णय ले लें वो होता है निर्णायक, डिसिसिव। टॉकेटिव हो गया बहुत ज़्यादा बोलने वाला। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या हुआ? थकाऊं। मतलब कोई ऐसा काम, जैसे आप मान लो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप बोर होते हैं, ठीक है, जैसे खाना बनाना हो आपको तो लहसुन छीलने को कोई कह दे, ये काम कैसा होता है? ये बहुत ही थकाऊ, एग्जॉस्टिव होता है, बोरिंग होता है। अग्रेसिव का थोड़ा अटैक की मतलब होता है, आक्रामक होता है, ठीक है, तो ये होता है अग्रेसिव। आंसर क्या होगा आपका? वर्बोस का लगाएंगे टॉकेटिव। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको साइनोनिम बताना है किसका? ये अंडरलाइन किया हुआ है, स्परियस। स्परियस का मतलब होता है नकली या जाली या फर्जी। नकली से तो आप समझ ही गए होंगे, फर्जी लिख दे रहा हूँ, या जाली हो सकता है, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट होते हैं। द कंपनी वॉज एंगेज इन स्परियस ट्रेड प्रैक्टिस। ट्रेड प्रैक्टिस मतलब क्या हुआ? व्यापार। स्परियस ट्रेड प्रैक्टिस मतलब क्या हुआ? फर्जी का व्यापार। तो फर्जी के लिए आप साइनोनिम क्या लगाओगे? बोलो, स्पेसियस लगाओगे, फ्रॉडुलेंट लगाओगे, इफेक्टिव लगाओगे, ट्रेंडी लगाओगे, तो क्या होगा? फ्रॉडुलेंट होगा। फ्रॉडुलेंट क्या होगा? स्पेरियस। फ्रॉड से बना हुआ ना, FRAUD, फ्रॉड। फ्रॉड मतलब फर्जी काम करना, समझ गए। स्पेसियस जिसमें खूब जगह होती है, इससे कोई मतलब नहीं है। फ्रॉडुलेंट हो गया जो फर्जी वाड़ा करते हैं, वो हो गया, आंसर हो गया। इफेक्टिव मतलब बहुत प्रभावशाली। ट्रेंडी मतलब जो ट्रेंड में चल रहा हो। तो आंसर कौन सा होना चाहिए आपका? फ्रॉडुलेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, देखिए 13 में क्या कह रहे हैं। 13 में ईडियम दिया हुआ है। अब देखो इस जगह पर कौन सा ईडियम फिट होगा? नीचे 4 दिए हुए हैं, मतलब अच्छा काम किया इन्होंने, 5 in 1 कर दिया। क्वेश्चन 1 है, ईडियम 4 हैं। चलो, स्वीटी हैज बीन डैश सिंस हर पेंटिंग वन द फर्स्ट प्राइज। स्वीटी एक लड़की है, स्वीटी, और उसकी पेंटिंग ने क्या लिखा? हर पेंटिंग विन फर्स्ट प्राइज। उसकी पेंटिंग को फर्स्ट प्राइज मिला, तब वो क्या होगी? जाहिर सी बात है यार, ये भी कोई पूछने की बात है कि उसकी पेंटिंग को फर्स्ट प्राइज मिला तो ओवरजॉयड होगी, खुश होगी, और क्या करेगी? इसके लिए इडियम ढूंढो। वॉकिंग ऑन द एयर, ये बिल्कुल सही है, आसमान पे टहलेगी। जब आपकी कोई चीज़ फर्स्ट प्राइज पा जाती है तो आप आसमान पे होते हैं, ठीक है। वॉक इन टू लायंस डेन। वॉक इन टू द लायंस डेन का मतलब क्या हुआ? मुसीबत में पाँव डालना। शेर की गुफा में पैर जाने का मतलब क्या हुआ? आप खतरा मोल ले रहे हो। तो जब पेंटिंग फर्स्ट आएगी तो ये वॉक इन द लायंस डेन तो होगा नहीं। वॉकिंग ऑन एगसेल का मतलब हुआ बहुत ही अलर्ट। क्या होगा? अंडे की खोल पर चलने का मतलब आप बहुत सावधान, बहुत सतर्कता पूर्वक चल रहे हो। हालांकि ये इडियम सही है लेकिन यहाँ फिलहाल नहीं लग पाएगा। वॉकिंग इन लायंस डेन भी नहीं लग पाएगा। वेटिंग इन द विंग्स। वेटिंग इन द विंग्स का मतलब क्या हुआ? अभी बच्चे हैं, जैसे चिड़िया हैं, चिड़िया के छोटे बच्चे होते हैं, उनके पंख तो निकल आते हैं लेकिन अभी वो उड़ नहीं पाएंगे। हाँ, 1-2 महीने बाद ये अच्छी उड़ान भरेंगे। तो वेटिंग इन द विंग्स का मतलब होता है वो लोग जो अभी एकदम मेच्योर नहीं हुए हैं, हाँ, लेकिन बस एकदम तैयार ही हैं, थोड़े समय के बाद ये उड़ने लगेंगे, मेच्योर हो जाएंगे, तो उसको कहते हैं वेटिंग ऑन द विंग्स, ठीक है। फिलहाल आपका आंसर क्या होगा? जब किसी की कंपोजिशन को या किसी की पेंटिंग को फर्स्ट प्राइज मिलता है तो आदमी क्या होता है? वॉक ऑन द एयर, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ अपने 14 में इतना अंडरलाइन किया हुआ है, इसको पढ़ के देखना है कि इसकी जगह पर कोई दूसरा फ्रेज लगा सकते हो कि नहीं, या इसकी जगह पर एक वर्ड लगाना है। लिखा है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। ये जो अंडरलाइन पार्ट है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल, इसके लिए आप एक वर्ड बताओ। पूरे पढ़ने की ये ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, आप केवल इतने का मतलब बताओ। अंडर द इफेक्ट ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग या अल्कोहल, नशे की हालत में हैं आप, तो नशे की हालत में हैं तो इसके लिए आपके लिए सूटेबल वर्ड कौन सा होगा, लगाओ। पोक्ड यहाँ होगा नहीं, क्या लगेगा, इनर्विरेटेड, ठीक है, इनएब्रिएटेड, यही सबसे सूटेबल वर्ड यहाँ पे लगेगा और कोई वर्ड लग नहीं पाएगा। साइमनाइज्ड का क्या मतलब होता है, साइमनाइज्ड का मतलब होता है जैसे कि बहुत ज़्यादा पॉलिश किया हुआ, मतलब कोई चीज़ बना दी किसी ने, चमका दिया उसको, साइमनाइज्ड हो जाएगा। पोनीड का मतलब होता है हसमनी, किसी को घूस दिया। हसमनी का मतलब क्या होता है, मुंह बंद रखने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको कहते हैं हसमनी, घूर मतलब चुप रखो, सीक्रेट रखो, ठीक है। और इनेब्रिएटेड का मतलब क्या होता है, एकदम से पी के टल्ली है वो, ठीक है, वो होता है इनेब्रिएटेड। तो ये आपका आंसर हो गया। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चा। तो ये 15 था, अब आ गए आप 16 में, ठीक है, सॉरी ये 15 था, 14 था वो, इसके पहले वाला यही था ना, इसके पहले वाला क्वेश्चन 14 था, हाँ ठीक है। अब हम आते हैं 15 में। 15 में क्या कह रहे हैं, पैसिव वॉइस में करो। शी इज बिल्डिंग अ न्यू हाउस, इज के साथ बिल्डिंग लिखा है तो इज वही रहने दो, और बिल्डिंग का क्या हो गया, बीइंग, और बिल्ट, BUILT, थर्ड फॉर्म क्या होती है बिल्ड की, बिल्ट होती है। तो शी हैज़ बिल्ट एक्टिव वॉइस है, होगा नहीं। हमें क्या चाहिए, इज के साथ बीइंग, यहाँ लिखा इज बीइंग बिल्ट, ये तो ठीक है। यहाँ लिखा हैड बिल्ट एक्टिव वॉइस हो जाएगी, और ये हैज़ बीन का जब इज बिल्डिंग लिखा हुआ है तो इसका हैज़ बीन तो होगा ही नहीं ना, यहाँ क्या होगा, इज बीइंग बिल्ट, तो अ न्यू हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय हर, ये होगा। आगे आ जाओ 16 नंबर पे। 16 में वन वर्ड बताना है आपको। लिखा है अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, मतलब बहुत सारी मछलियाँ, एक तालाब है, ये ऐसे बहुत सारी मछलियाँ जब एक साथ, मतलब समझ लेना कि ये मछली है भाई, हम मछली बनाना नहीं आता मुझे, ये इतनी है, बहुत सारी मछलियाँ एक साथ कहीं पे तैर रही हैं, तो वो पूरा झुंड जो एक साथ इकट्ठा मछलियाँ एक जगह से कहीं तैर रही होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ना सोल, SOAL, ठीक है। एक साथ झुंड बना करके तैरती हुई मछलियों का जो झुंड होता है उसे हम लोग कहते हैं सोल, SOAL कहते हैं। अब सीफ जानना चाहते हो तो बता दो मैं, सीफ क्या होता है। सीफ होता है बेटा बंडल, किसी भी चीज़ का बंडल, ठीक है, किताबों का हो या किसी और चीज़ का बंडल होता है। स्ट्रीम क्या होती है, ये धारा होती है, करंट होती है, समुद्र में होती है। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, एक तरह से डोरी कह सकते हो, रस्सी कह सकते हो, कनेक्शन कह सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 17 बच्चा लोग। तो 17 में आपके क्या कह रहे हैं, 17 में देखो कह रहे हैं कि करेक्टली यूजेस द इंडेफिनिट आर्टिकल, उस सेंटेंस को पहचानो जिसमें इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब क्या हुआ, आ या एन। कौन सा सेंटेंस है जिसमें इंडेफिनिट आर्टिकल आ एन का एकदम सटीक सही प्रयोग किया गया है, चलो फाइंड आउट करो। शी परचेज एप्पल, देखो यह एप्पल लिखा हुआ, एप्पल के पहले क्या आना चाहिए था, एन एप्पल होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब कहानी में पहली बार आता है तो उसके पहले हम आ एन लगाते हैं, नहीं लगा था, गलत हो गया। तो शी परचेज एन एप्पल, ये तो ठीक है। इन द मार्केट विद मी, ठीक है ना, तो ये तो ठीक है। अब यहाँ लिखा शी परचेज आ एप्पल, यहाँ एप्पल के पहले आ नहीं लगेगा, एन लगना चाहिए, ये गलत हो गया। सी परचेज आ एप्पल, यहाँ भी आ लगा हुआ, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे एन लगना चाहिए था, ठीक है ना। तो इसमें आखिर दोनों में गलती क्या थी, तीसरे चौथे में। देखो आंसर आपका सेकंड वाला हो गया, लेकिन आपके मन में होगा कि थर्ड और फोर्थ में क्या फ़र्क है। तो थर्ड में क्या सी परचेज लिखा हुआ है और फोर्थ में सी परचेज लिखा हुआ, यही इतने का फ़र्क था, बाकी दोनों एक थे। और ये आ नहीं लगेगा, यहाँ एन लगाना चाहिए, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो 18 में देखिए क्या दिया है,
18 में दैट कैन सब्स्टिट्यूट दिया हुआ है और इतना अंडरलाइन किया हुआ है डेली अरेंजमेंट्स। इसकी जगह पर कोई दूसरा वर्ड लगाना है, आपको लगाना ही लगाना है क्योंकि नो सब्स्टिट्यूशन दिया नहीं है। लिखा है नेशनल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज एन इम्प्रूवमेंट इन पीपल्स डेली अरेंजमेंट। नेशनल डेवलपमेंट को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि इसमें शामिल है इम्प्रूवमेंट है, लोगों के डेली अरेंजमेंट में कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए। ठीक है, उसके बाद लिखा है द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल नेसेसिटीज टू सिटीजन्स, जो सिटीजन की फंडामेंटल नेसेसिटीज़ हैं जैसे कि फूड हो गया, एजुकेशन हो गया, सोशल सर्विस हो गई, मेडिकल हेल्प हो गया और इस तरह के रोटी कपड़ा मकान दवाई और शिक्षा पढ़ाई लिखाई, इन सब चीज़ों में क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए। जैसे पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज होगी तो इन सब चीज़ों में इंक्रीज हो जाएगी। तो इन्होंने कहा कि जो डेली अरेंजमेंट है, डेली अरेंजमेंट्स के बदले में इन्होंने क्या क्या चीज़ें लगा के एक्सप्लेन किया है। डेली अरेंजमेंट में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो हमारे पास रोटी कपड़ा मतलब खाने के लिए, भोजन पहनने के लिए, वस्त्र रहने के लिए, छत और दवा और शिक्षा, इनकी व्यवस्था होती है वो हमारी डेली अरेंजमेंट में होती है। तो इसके लिए आप सुटेबल वर्ड क्या लगाओगे, यहाँ पर जो लगाओगे एग्जिस्टिंग कैलेमिटीज़ क्या, कैलेमिटीज़ यहाँ क्यों लगाएंगे हम, लिविंग कंडीशंस लगा सकते हैं। डाइनिंग कैटेगरी, खाना खाने की कैटेगरी से मतलब नहीं है, हमारी लिविंग कंडीशन से मतलब है। डिवाइन टेक्निक्स ये भी नहीं लगेगा। तो आई थिंक कि 18 नंबर में दूसरे के अलावा और ज़्यादा सूटेबल तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है ना, डेली अरेंजमेंट्स मतलब वहाँ पे लिविंग कंडीशंस हो जाएंगी। नेक्स्ट आ जाओ अपने 19 नंबर पे, देखते हैं क्या है। 19 नंबर पे एक इडियम दिया हुआ है, लिखा है बैड आयरन। बैड आयरन मतलब खराब लोहा, लोहा खराब होता है, हो सकता है खराब क्वालिटी का हो। तो 19 नंबर पे क्या लगाओगे, बैड आयरन का मतलब जानते क्या होता है, बैड आयरन का मतलब होता है बैड लक। ठीक है, इट इज में बैड आयरन मतलब क्या हुआ, बैड लक, दोस्त बदकिस्मती होगी, तो ये होगा चौथे नंबर का बैड लक। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 20 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखो भाई, एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा चौड़ा दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा है। तो S1 P और Q यहाँ पे है, RS और S6 नीचे मिलेगा आपको, 2 पेज में है, कोई बात नहीं, पढ़ के देखते हैं। टूडे द वर्ल्ड हैज़ बिकम मच स्मॉलर प्लेस। आज जो दुनिया है वो एक छोटी सी जगह बन के रह गई है, और इसके लिए थैंक्स टू द एडवेंचर्स एंड मिरेकल्स ऑफ साइंस। जो एडवेंचर्स हुए, जो नेविगेटर्स ने, वास्को डी गामा, कोलंबस, इन लोगों ने जो दुनिया की खोज की, और जो मिरेकल ऑफ साइंस है, जिनकी जगह से हवाई जहाज़ बनी, शिप बनी, ये सब बना, मोटरसाइकिलें, कारें बनी, बसें, ट्रेनें बनी, इनकी वजह से दुनिया क्या है, छोटी सी लगने लगी है अब। चलो अच्छा, आगे लिखा है कि वी आर स्लोली रियलाइजिंग दैट द वर्ल्ड इज़ अ सिंगल कोऑपरेटिव ग्रुप। अब हमको धीरे धीरे ये महसूस होने लगा है कि पूरी दुनिया जो है एक छोटी सी कोऑपरेटिव ग्रुप है, एक छोटा सा सहयोगी समूह है। क्यों लिखा अदर रिलीजन्स, अब ये अदर रिलीजन्स लिखा है तो अदर, थोड़ा पहले रिलीजन की बात करेंगे तब हम ये अदर लगाएंगे, ठीक है ना, समझ गए। अदर हम बाद में यूज करते हैं, पहले रिलीजन पर एक मेन सेंटेंस लाएंगे। तो हमको क्यू का जोड़ीदार चाहिए, अभी हमको रिलीजन कहीं मिला हुआ नहीं है। देखते हैं, अदर रिलीजन्स हैव बिकम फोर्सेस विद विच वी हैव टू रेकन and we are seeking for ways and means by which we can live together in peace and harmony। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। अब यहाँ आर में लिखा है कि मिंगलिंग ऑफ पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है एक दूसरे में मिक्सअप होती है, इज ब्रिंगिंग अबाउट इंटरचेंज ऑफ थॉट। जब पॉपुलेशन मिक्सअप होगी तो थॉट में इंटरचेंज भी होगा। आगे लिखा है कि फॉरेन नेशंस हैव बिकम आवर नेक्स्ट डोर नेबर्स। आज की दुनिया में जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो विदेश हैं, फॉरेन नेशन हैं, वो हमारे लिए नेक्स्ट डोर नेबर मतलब हमारे पड़ोसी बन चुके हैं। प्लेन पे बैठे 2 घंटे में पहुंच गए, ये पड़ोसी जैसा हो गया है। आगे लिखा कि वी कैन नॉट हैव रिलीजियस यूनिटी, हमारे पास रिलीजियस यूनिटी नहीं हो पाएगी, धार्मिक एकता नहीं हो पाएगी। कब? एंड पीस नहीं होगा सो लॉन्ग एज, तब तक जब तक वी असर्ट दैट, हम ये मान नहीं लेते कि वी आर इन पोजीशन ऑफ द लाइट एंड ऑल अदर आर गोइंग इनटू द डार्कनेस, कि हमारे पास लाइट है और बाकी सब लोग अंधेरे की ओर जा रहे हैं, अंधेरे में जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें सेंटेंस कौन सा लगाना पड़ेगा, देखो सबसे पहले क्या लगा सकते हो कि एक ऊपर वाला देखना पड़ेगा हमको, इसके पहले ये है, तो क्यू के पहले, क्यू में अदर रिलीजन लिखा हुआ है, क्यू के पहले कौन सा सेंटेंस आ सकता है, क्यू के पहले आर लगा सकते हो,
क्यू के पहले क्या लगा सकते हो, आर। आपको दिखाता हूँ, यहाँ लिखा अदर रिलीजन्स, अदर रिलीजन्स, और नेक्स्ट वाले में देख लो अदर रिलीजन्स, और यहाँ लिखा है मिंगिंग पॉपुलर इंटरेक्शन ऑफ थॉट। हाँ, ये इंटरचेंज ऑफ थॉट हो गया, ठीक है। तो आर पहले कर लो आप, पहले आर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मैं आपको एक तरफ से इसको समझा रहा हूँ, पहले क्लियर कर लो फिर आपको समझाता हूँ। 21 में आ जाओ, लिखा हुआ है कि टुडे द वर्ल्ड हैज़ बिकम मच स्मॉलर प्लेस थैंक्स टू द एडवेंचर्स ऑफ मिरेकल ऑफ साइंस। आज की दुनिया में मतलब सब बहुत छोटी सी दुनिया हो गई है, ट्रेन पकड़ो जल्दी से पहुंच जाओ। इसके बाद हमको जो मुझे लग रहा है वो हमें लगाना चाहिए एस क्या लगाना चाहिए एस लगाना चाहिए। एस क्यों लगाना चाहिए, देखो जो फॉरेन नेशंस हैं आज हमारे पड़ोसी हो गए हैं, तभी तो इसके पहले वाले सेंटेंस में क्या था, आज दुनिया एक छोटा सा गांव नज़र आती है, और जो विदेश है, जो दूसरे देश हैं, वो हमारे लिए पड़ोसी जैसे हो गए हैं। जब पड़ोसी जैसे हो जाएंगे तो इनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे में मिक्सअप होंगे और विचारों में परिवर्तन आ जाएगा, थॉट में चेंज आएगा। और जब थॉट में चेंज आएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, थॉट में चेंज आने के बाद हम करते हैं ये स्लोली रियलाइजिंग दैट वर्ल्ड एज अ सिंगल कोऑपरेटिव ग्रुप। तो जब एक दूसरे से क्या कहते हैं विचारों की समानता होगी, विचार शेयर करेंगे, तो हमको सिंगल कोऑपरेटिव ग्रुप लगने लगेगा ये दुनिया। उसके बाद क्या लगाओगे, क्यों लगाओगे। अब इसी के बाद हमें क्यों लगाना है, क्यों लगाना है, हाँ क्यों लगाना है। इसके बाद कि दूसरे रिलीजन हैं जो फोर्सेज हैं, मतलब ये फोर्स बन गए हैं, ठीक है ना। अब आगे कंक्लूजन में आओ, तो कंक्लूजन में आओगे तो आपको ज़्यादा सही समझ में आएगा। कंक्लूजन में क्या लिखा है, वी कैन नॉट हैव रिलीजियस यूनिटी एंड पीस। मतलब हो सकता है कि हमारे पास रिलीजियस यूनिटी ना हो, पीस हमारे पास ना हो, ठीक है ना। तब तक नहीं होगा हमारे पास जब हम ये मान नहीं लेते कि वी आर इन पोजिशन ऑफ लाइट। जब तक हम ये मानेंगे कि हम ज्ञानी हैं, हम लाइट की पोजीशन में, और दूसरे लोग जो है वो ग्रोपिंग इन डार्कनेस, वो अंधेरे में गोता लगा रहे हैं, तब तक फिर ये हार्मोनी प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। पहले लगाओगे क्या, आपका आंसर हो गया एस, सबसे पहले लगा था ना, एस आर लगा था, उसके बाद पी क्यू लगा हुआ था, तो थर्ड वाला आंसर होगा। आगे आ जाओ नेक्स्ट में। और 21 से लेकर के पूरी कहानी होती क्या है, 21 आ जाओ यार, खोलो भाई, कहाँ रह गया, ये रहा आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 की वही कहानी है। एक पैराग्राफ होगा, इस पैराग्राफ में 5 जगहें खाली होंगी, उसकी जगह पे क्या लगाना है, चलो पढ़ के देखो। लिखा है ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इन उत्तर प्रदेश। तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जितनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं, अब उसमें क्या करें, उत्तर प्रदेश के बारे में वन ऑफ द डैश इन इंडिया। अब उसके बाद यूनिवर्सिटी के बारे में बताते बताते किस में आ गए, उत्तर प्रदेश पे। ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेज इन उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेज हैं। और आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के बारे में कह रहे हैं कि वन ऑफ द डैश इन इंडिया, तो ये इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रदेश है। इन्होंने कहा ये सारे के सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज विल नाउ डैश अ सेव वाटर रिचुअल नेम्ड जल भरो इन प्लेस ऑफ लैंप लाइटिंग टू इनॉग्रेट देयर एनुअल कन्वोकेशन। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट ओन्ड, स्टेट मतलब जो राज्य सरकार के अंडर में हैं, तो राज्य सरकार की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जो राज्य सरकार के कॉलेज हैं, उनमें जो एनुअल कन्वोकेशन होता है, जिसमें उपाधियां दी जाती हैं, उपाधियां मतलब जो बच्चे पास आउट कर लिए होते हैं उनको डिग्रियां दी जाती हैं। वो देखे होंगे वो चौकोर वाली टोपी लगा के गाउन पहन के आते हैं। तो इन्होंने कहा कि वो गाउन पहना के जब आपको डिग्रियां दी जाती हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, दीक्षांत समारोह। तो दीक्षांत समारोह में जो दिया जलाते हैं ना, दीपक, लैंप लाइटिंग, दीपक जलाने के बजाय में अब ये लोग क्या करेंगे, जल भरो, एक जो समारोह होगा, जो रस्म होगी, जो रिचुअल होगा, उसको जल भरो वाला कहा जाएगा। लाइट जलाने, लैंप जलाने वाला नहीं, दिया जलाना नहीं, पानी भरो। सेव वाटर कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है कि वहाँ पे दिया जलाने के बजाय क्या किया जाएगा, वहाँ पे पानी भरा जाएगा, एक प्रतीक के रूप में होगा, ठीक है। तो यहाँ विल नाउ डैश आ सेव वाटर रिचुअल, तो ये सरकार इसको परफॉर्म करेगी, इसको स्टार्ट करेगी, ये होगा।
आगे लिखा है द गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो राज्य के गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, जो कि यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर होते हैं, उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है, निर्देश दिया है कि एवरी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इन द स्टेट शुड इंस्टॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स ऑन इट्स कैंपस। तो हमारे राज्यपाल महोदय ने पूरे स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सारे के सबके वाइस चांसलर को ये निर्देश दिया है कि हर यूनिवर्सिटी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट होना चाहिए उनके कैंपस में। जो बारिश का पानी होता है उसको हार्वेस्ट करने के लिए एक प्लांट लगाइए आप। ये जल भरो सिग्निफाई, जल भरो का जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, सिग्निफाइज डैश द विजन ऑफ जल शक्ति। तो ये जल शक्ति के विजन को ही आगे बढ़ा रहा है। दिस सेरेमनी सिम्बोलाइजेज द डैश ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन। ये जो सेरेमनी है वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण के महत्व को सिम्बोलाइज करेगी, उसका प्रतीक है। Whereas जबकि द लैम्प लाइटिंग सेरेमनी सिम्बोलाइजेज रिमूविंग ऑफ डार्कनेस थ्रू एजुकेशन एंड स्प्रेडिंग द लाइट ऑफ लर्निंग, जबकि इन्होंने कहा जो मोमबत्ती जो दिया जलाते थे इस बात का प्रतीक है कि दिया जला करके या ज्ञान के जो आप सीख के जा रहे हैं, इस जो सीखे हैं लर्निंग जो नॉलेज है, इस नॉलेज के प्रकाश से आप अंधकार को दूर करोगे, दिया जलाने का ये प्रतीक होता है। अब जल भरो वाला प्रतीक शुरू हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि सबको ये सिखाया जाएगा कि आप जल की रक्षा करो, जल बचाओ। इट इज़ रियली अ डैश इनिशिएटिव। तो ये कैसा इनिशिएटिव है आप लोग बताओ। तो जाहिर सी बात है ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, पानी बचाने के लिए आप जागरूक कर रहे हो। एवरी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जो भी संस्थाएं हैं, तो इन इंडिया शुड इंश्योर टू सेव एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर। तो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, सारे इंस्टीट्यूट्स को, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हैं, सबको ये इंश्योर करना चाहिए हम ग्राउंड वाटर को सेव करेंगे पूरी तरह से। ठीक है ना। कैसे? आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट को इंस्टॉल करिए, आप रेन के वाटर को प्रोटेक्ट करेंगे, सेव करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको भरते हैं एक तरफ से। तो पहला क्या होगा, 3 फिलर एक साथ में है। देखो यहाँ पे क्या होगा, उत्तर प्रदेश के बारे में बताया गया। उत्तर प्रदेश क्या है, हमारे देश का बिग स्टेट है कि बिगेस्ट स्टेट्स हैं, या बिगर स्टेट है, या मोर बिग स्टेट्स हैं। तो यहाँ क्या होगा, बिगेस्ट स्टेट्स होगा। या देख लेते हैं कि ज़रा एक बार और कंफर्म करें। तो पहले मत लगाना भाई, ज़रा 1 सेकेंड रुके रहो, ज़रा कंफर्म कर लेते हैं। सेंटेंस थोड़ी देर पहले बढ़ा था, लिखा है वन ऑफ द, लिखा वन ऑफ द, तो बिगेस्ट स्टेट्स होगा। ठीक, सही था, सही सोच रहे थे, थोड़ा डाउट हो गया। वन ऑफ द, यहाँ देखो वन ऑफ द लगा हुआ है तो बिगेस्ट स्टेट्स होगा। ठीक है, आंसर कौन सा, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट्स। तो ये रहा आपका वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट्स, ये होगा। ठीक है, दूसरा वाला बिगेस्ट स्टेट। अब 22 वाले में देखो आ जाओ क्या करते हैं। इसमें आपको ऑर्गेनाइज, हैव मैनेज्ड, मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजेशन। तो दूसरे वाले में आ जाओ, चलो देखें जरा क्या करते हैं। ये वाला है। तो उत्तर प्रदेश जो है, इन्होंने कहा कि सारे स्टेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस क्या होगा, विल नाउ डैश अ सेव वाटर रिचुअल। अब ये लोग पानी बचाने वाला एक रिचुअल शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको बोलो, ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये क्या होगा, एक ये इसको ऑर्गेनाइज, सुनना ऑर्गेनाइज है, हैव मैनेज्ड नहीं, ऑर्गेनाइजिंग नहीं, मैनेजिंग नहीं, क्योंकि देखो शुड के साथ लगा हुआ है ना। आप आंसर तो देखो क्या लिखा हुआ है, अरे 43। तो यहाँ पे विल लिखा हुआ है ना बच्चा, विल लगा है तो विल के बाद अब और की फर्स्ट फॉर्म ही लगाओगे ना, तो कुछ लगा नहीं सकते हो। एक बार देखो, मैं क्लियर करता हूँ, जल्दी हो रही है। ये विल लगा हुआ है, विल के बाद यहाँ टू सेकेंड नंबर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। अब एक बार फिर देख लो जरा इनकी शक्ल। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, विल नाउ, इसके बाद हमें लगाना है विल नाउ। विल नाउ के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। विल नाउ के बाद है, विल के साथ है, विल नाउ हैव मैनेज्ड, ये होगा नहीं, विल नाउ मैनेज होगा। या विल नाउ मैनेजिंग, विल नाउ ऑर्गेनाइजिंग, बिल्कुल नहीं, एक ही है, विल नाउ ऑर्गेनाइज। विल नाउ ऑर्गेनाइज क्या, ठीक है, क्या ऑर्गेनाइज करेंगे भैया, जरा आ जाओ फिर से। तो क्या ऑर्गेनाइज करेंगे, विल नाउ ऑर्गेनाइज। आगे लिखा है अ सेव वाटर रिचुअल नेम्ड जल भरो इन द प्लेस ऑफ लैंप लाइटिंग, लैंप जलाने के बदले में ये काम किया जाएगा। अब नीचे आ जाओ, जल भरो सिग्निफाइज, जो जल भरो है वो सिग्निफाई कर रहा है डैश इन विजन ऑफ जल शक्ति। ठीक है, तो जल भरो किस बात का प्रतीक है, किस बात को सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है,
नंबर आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपका। तो ये जल भरो जो है वो जल शक्ति को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है कि स्ट्रेंथन कर रहा है कि मूव कर रहा है कि प्रोसीड कर रहा है, तो मजबूत कर रहा है। जल भरो वाला जो है वो जल शक्ति वाले को और मजबूती देगा, है कि नहीं। ये दो दो हो गए ना, अब उसी वाले कंसेप्ट को ये और स्ट्रांग करेगा। तो 23 हो गया। 24 में आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, दिस सेरेमनी सिंबलाइजेज द डैश इंपोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन। ये सेरेमनी पानी बचाने के डैश महत्व को सिग्निफाई करता है। तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा महत्व होगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के लिए क्या वर्ड यूज करोगे यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे वो इम्पोर्टेंस, इमेंस इंपॉर्टेंस होगा कि टोटल इंपॉर्टेंस, ईयर इंपॉर्टेंस, कंप्लीट। तो इमेंस इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा महत्व, मतलब पानी बचाना आप समझ ही रहे होंगे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। अब आ जाओ 25 पे। 25 में हमें क्या लगाना है, पहले आप क्वेश्चन तो पढ़ के देखो। ये लिखा है 25, लिखा है इट इज़ रियली अ डैश इनिशिएटिव। ये वाकई में एक डैश इनिशिएटिव है, ये वाकई में एक डैश कदम है। क्या होगा, लॉडेबल कदम होगा, ठीक है, ये लॉडेबल होगा। लॉडेबल का मतलब क्या हुआ, प्रशंसनीय। प्रशंसनीय का मतलब क्या हुआ, प्रेज वर्दी, आप जिसकी खूब तारीफ करिए, खूब तारीफ करिए जिसकी, ऐसा प्रशंसनीय। लाउडर इनिशिएटिव नहीं होगा, लोअर इनिशिएटिव नहीं, लेवल इनिशिएटिव नहीं, क्या होगा, एक लॉडेबल प्रशंसनीय कदम है हमारा, ठीक है। तो ये हो गए आपके 25 क्वेश्चन सेट नंबर किसके, 9 के। आज हम लोग कौन सा सेट कर रहे थे, आज हम लोग सेट कर रहे थे 18 जुलाई का फर्स्ट, ये है 18 जुलाई का फर्स्ट कर रहे थे। तो ये था हमारा 9th नंबर का, ठीक है। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, कल भी एक सेशन हमने डाला था, आज भी आप एक सेशन डाले हैं, और फिर मिलेंगे हम लोग कल वाले सेशन में 18 जुलाई के सेकेंड वाले सेट के साथ में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, और प्रैक्टिस पेपर लगाते रहिए, प्रीवियस पेपर ज़रूर लगाइए, मॉक टेस्ट देते रहिए, खूब जम के तैयारी करिए। अगला साल आपका होगा, और आपने इस साल दिया है तो इसी साल आपका भगवान चाहेंगे तो वारा न्यारा हो जाएगा, ठीक है। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं हम लोग कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।